नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडिया की सीरीज़ कंटिन्यू शुरू रखी हुई है और इस सीरीज़ के तहत हम आपको कम से कम 5 क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं। आज की वीडियो में हमारी क्लास छठी रहेगी और इस 6th क्लास में दोस्तों हम तुगलक वंश को कंप्लीट डिटेल्ड से पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में खिलजी वंश को कंप्लीट डिटेल्ड से पढ़ लिया था। उससे पहले हमने गुलाम वंश डिटेल से पढ़ लिया था। दोस्तों, हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, जिस ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी वंश को जो मध्यकालीन भारत में आते हैं उनको क्रमानुसार लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसमें वंश दे दिए जाते हैं 4 और उसमें बोल दिया जाता है कि इनको क्रमानुसार लगाओ। तो दोस्तों, उसकी ट्रिक हमने पढ़ी थी गुड़ खाओ तसले में, जिसमें हमने पढ़ा था जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश, एल से लोधी वंश और एम से मुगल वंश। दोस्तों, गुलाम वंश में हमने कहाँ से लेके कहाँ तक का इतिहास पढ़ा था? 1206 से लेके 1290 तक। 1206 से लेके 1290 तक का समय हमने गुलाम वंश पढ़ा था और 1290 से लेके 1320 तक हमने खिलजी वंश को पढ़ा था डिटेल से। अब 1320 से लेके 1414 तक का इतिहास हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम जो वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने जो क्लास लगाई थी खिलजी वंश की लगाई थी, और खिलजी वंश में हमने अंतिम राजा पढ़ा था खुसरो खां। खुसरो खां को दोस्तों कौन मार देता है? गाजी मलिक। गाजी मलिक का दूसरा नाम गयासुद्दीन तुगलक भी है दोस्तों। हम गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी बोल देते हैं। तो गाजी मलिक क्या करता है दोस्तों? खिलजी वंश के अंतिम शासक जो कि खुसरो खां होता है उसको मार के खुद गद्दी पर बैठ जाता है, खुद राजा बन जाता है और तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। तो दोस्तों, तुगलक वंश का जो संस्थापक कहलाता है वो कौन कहलाएगा? गाजी मलिक, जिसे हम गयासुद्दीन तुगलक कह देते हैं, क्योंकि इसका जो रियल नेम होता है, जो शुरुआती नाम होता है वो गाजी मलिक होता है। लेकिन जैसे ये गद्दी पे बैठता है तब ये गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि लेकर बैठता है, यानी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो दोस्तों, 1320 में शुरू होता है तुगलक वंश, जो कि 1414 ईस्वी तक चलेगा। तुगलक वंश के अंदर जो प्रमुख राजा आते हैं दोस्तों, 4 राजा हैं और सबसे महत्वपूर्ण राजा माना जाने वाला है दोस्तों वो फिरोज शाह तुगलक होगा, जिससे हमारी HSSC बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछती है। नहर निर्माता बोला जाता है जिसे, और भी अन्य पता नहीं कितने नामों से जाना जाता है, इसलिए जो फिरोज शाह तुगलक जो है वो इम्पोर्टेंट राजा रहेंगे। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक जो है वो 1320 से लेके 1325 तक राज करेंगे। जोना खां जो हैं वो जोना खां दूसरे नाम यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने जाते हैं, जो कि 1325 से लेके 1351 तक राज करेंगे। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेके 1388 तक राज करेंगे और नसीरुद्दीन महमूद जो है वो 1388 से लेके 1414 तक राज करेंगे। दोस्तों, इस चारों राजाओं में से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राजा अगर पूछ ले तो मोहम्मद बिन तुगलक होगा। तुगलक वंश का सबसे पढ़ा लिखा राजा जो माना जाता है वो मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। चलिए दोस्तों, 1 बाय 1 करके सभी राजाओं को डिटेल से जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके संस्थापक की, जो कि गाजी मलिक है। गाजी मलिक को ही गयासुद्दीन तुगलक बोल देते हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको। इसका शासनकाल रहेगा 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक। दोस्तों, खिलजी वंश को समाप्त करके कौन सा वंश आया था? तुगलक वंश। और तुगलक वंश गाजी मलिक लेकर आए थे। उन्होंने खुसरो खां की मृत्यु करके, खुसरो खां की हत्या करके खुद गद्दी हासिल कर ली थी, इसलिए गाजी मलिक ने तुगलक वंश की शुरुआत कर दी थी। इसलिए संस्थापक कौन कहलाएंगे? गाजी मलिक। तो गाजी मलिक जब राजा बने तब गयासुद्दीन तुगलक के नाम से शपथ लेकर राजा बने थे। दोस्तों, गाजी मलिक को ही गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं। इसके समय में मंगोलों ने 29 बार आक्रमण किया था और 29 के 29 बार किसने हरा दिया था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने दिल्ली
में एक शहर बसाया था जिसका नाम था तुगलकाबाद। दोस्तों याद रखना, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि तुगलकाबाद नामक शहर किस राजा ने बसाया था, तो उसका नाम है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, जो कि दिल्ली में पड़ता है। तुगलकाबाद नामक शहर में एक रोमन शैली में 56 कोट भी लगवाया था इसने। यह पहला राजा होता था जिसने कृषि की उपज बढ़ाने की ओर ध्यान दिया था। दोस्तों मैंने क्या कहा आपको, तुगलक वंश इम्पोर्टेंट वंश रहने वाला है, क्योंकि इसमें नहरों के बारे में, कृषि के बारे में, इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। बहुत सारी नहरों का निर्माण होगा तुगलक वंश में, बहुत सारी कृषि के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों जो इसका प्रथम राजा होता था गयासुद्दीन तुगलक, उस गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दिया था, कृषि पे और नहरों पे। इसलिए सभी राजाओं में से सबसे पहला राजा माने जाने वाला जो कृषि पे भी और जो नहरों पे भी ध्यान देता था, उसे कौन सा राजा माना गया है, वो गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि नहरों का निर्माण और कृषि की उपज पर ध्यान तुगलक वंश के शासकों ने ही दिया, और सबसे पहले जो राजा माने गए वो आपके गयासुद्दीन तुगलक हैं। दोस्तों नहरों का निर्माण करवाने का विचार तो आया गयासुद्दीन तुगलक के दिमाग में था, लेकिन इसे आगे चलकर इस काम को अंजाम दिया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने आगे आने वाले समय में बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया, इसलिए फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माता भी बोला जाता था, जो कि आपके HSSC में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहा है। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के संबंध जो हैं वो निजामुद्दीन औलिया के साथ अच्छे नहीं थे। क्यों अच्छे नहीं थे दोस्तों, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया गुरु हुआ करते थे खुसरो खां के, और गयासुद्दीन तुगलक ने ही खुसरो खां की हत्या की थी, यानी गाजी मलिक बोलते, जिसे गाजी मलिक ने खुसरो खां को मार के तब ही तो तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसलिए जिस गुरु के शिष्य को किसी ने मार दिया हो तो उस गुरु के संबंध उससे अच्छे नहीं होंगे कभी भी। इसलिए निजामुद्दीन औलिया के गयासुद्दीन तुगलक से संबंध अच्छे नहीं होते थे, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया के शिष्य यानी खुसरो खां की हत्या कर दी थी। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को एक बात कही थी जो बहुत फेमस बात है, जो अब तक चलती आ रही है कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त। ये बात बोली थी किसने, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को। जो जिस कोट का अब हम यूज़ करते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, वो दिल्ली अभी दूर है वाली बात निजामुद्दीन औलिया ने दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक को कही थी। ये याद रखना दोस्तों बात। गयासुद्दीन तुगलक के बेटे जोना खां ने, दोस्तों होता क्या है, गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा होता है जोना खां। जोना खां क्या करता है, एक लकड़ी का महल बनाता है और लकड़ी के महल में अपने पिता को वेलकम करवाता है, और जैसे ही उसका पिता अंदर जाता है तो वो उस महल में आग लगा देता है और अपने पिता को जान से मार देता है। तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक का जो बेटा होता है जोना खां लकड़ी का महल बनवाता है। कहाँ बनवाया दोस्तों उसने, दिल्ली में। और जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक उस महल में प्रवेश करता है, वैसे ही जोना खां उस महल में आग लगा देता है, जिसमें जलकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। तो दोस्तों जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक मर जाते हैं, वैसे ही अगला राजा कौन बन जाता है, उनका बेटा जोना खां। जोना खां बचपन का नाम होता है, लेकिन जैसे ही वो गद्दी पे बैठते हैं तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से उपाधि लेकर बैठते हैं। तो मतलब 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहा, गयासुद्दीन तुगलक का। और 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक का शासनकाल किसका रहेगा दोस्तों, जोना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों वही बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जोना खां था। दोस्तों पिता के ठीक मरने के बाद उसने 3 दिन बाद खुद को राजा घोषित कर लिया था, लेकिन आगे थोड़ा सा समय बढ़ा और 40वें दिन उसने राज्याभिषेक करवाया, क्योंकि वो जानता था, उसे पता था उसके पिता का हत्यारा वो खुद है। इसलिए उसने 3 बाद तो अपने आप को राजा घोषित कर लिया, लेकिन जनता की नज़रों में ठीक बनने के लिए उसने अपना राज्याभिषेक 40वें दिन करवाया, ताकि जनता को बेखबर रखा जाए। इसे पढ़ा लिखा मूर्ख राजा कहा जाता है। पढ़ा लिखा इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि तुगलक वंश में सभी राजाओं में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राजा यही हुआ करता था। और मूर्ख इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जोन सी भी स्कीम लेके आता था, उस स्कीम को मतलब वो पूरा नहीं कर पाता था,
वो अजीबोगरीब स्कीम हुआ करती थी। इसलिए दोस्तों इसे पढ़ा लिखा मूर्ख, मतलब ये वायदे तो करता था लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाता था, इसलिए इसे पढ़ा लिखा मूर्ख राजा कहा जाता है, जिसे हम एजुकेटेड इडियट भी बोल देते हैं। क्योंकि इसने 4 योजनाएं बनाई और वो चारों ही चारों विफल रही दोस्तों, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। वो चारों योजनाएं क्या थी दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों तुगलक वंश का सबसे शिक्षित राजा यही होता था, जैसा कि हम आपको बता चुके। और इसने राजा बनते ही अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी को बनाया। देखो दोस्तों इसने क्या क्या कारनामे किए। सबसे पहले इसने राजा बनते ही दिल्ली से देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया, और फिर देवगिरी से इसने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया, और दोबारा फिर से दौलताबाद से इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो मतलब दोस्तों इसने घूम फिर के दोबारा से दिल्ली को ही अपनी राजधानी बना लिया। जब इसने दिल्ली को ही राजधानी बनाना था तो इसने इतना चेंज करने की जरूरत क्या थी, इसलिए इसे पढ़ा लिखा मूर्ख राजा कहा गया था। दोस्तों इसने सांकेतिक मुद्रा का जनक भी माना जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसके शासनकाल में चांदी की कमी हो गई थी, और इसने चांदी की कमी को देखते हुए चमड़े के सिक्के चलाए थे, और जिसका जनता ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। कैसे दोस्तों, लोगों के पास चांदी के सिक्के बहुत कम होते थे और चांदी की कमी भी हो गई थी। तो इसने क्या किया, राजा ने चांदी के सिक्के बंद करवा के चमड़े के सिक्के चला दिए, और चमड़े के सिक्के लोग कॉपी कर करके चलाने लगे, और चमड़े के सिक्के कोई भी बना लेता था। इसलिए चमड़े के सिक्के बनाकर इन्होंने, जनता ने कुछ अपने पास रख लिए और कुछ मार्केट में चलाते थे। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि अब जो चांदी की कमी है उसको दूर कर दिया गया है, चांदी अब पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए राजा ने जैसे ही चांदी के सिक्के दोबारा चलाए तो लोगों ने जो नकली सिक्के चमड़े के बना रखे थे वो सभी राजा को जाके दे दिए दरबार में। तो राजा ने उस चमड़े के सिक्के के बदले इन्हें चांदी के सिक्के दे दिए। इससे जनता का बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो दोस्तों ये तो थी उसकी पागल पने वाली बात, कि जिसका पागलपन का फ़ायदा जनता ने भी उठाया। दोस्तों तुगलक वंश में जो भू राजस्व कर होती थी, जो दर होती थी इसकी, वो 1/10 हुआ करती थी। मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हमारे खिलजी वंश में दर हुआ करती थी, जो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी, उसने 1/2 भू राजस्व कर चलाई थी, और जो कि बहुत ज़्यादा दर हुआ करती थी। और इसके समय में 1/10 हुआ करती थी, जो कि बहुत कम हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा पूछे तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में खिलजी वंश में कितनी, 1/2। सबसे कम पूछे तो तुगलक वंश में, जो कि किसने चलाई थी, जोना खान ने, कितनी, 1/10। दोस्तों यह खुरासान और कारचिल को जीतना चाहता था, ये दोनों जगह के नाम है, ये दोनों को जीतना चाहता था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने सेना भी तैयार की थी इनको जीतने के लिए, लेकिन वो जीत नहीं पाया, वो असफल रहा। दोआब यानी आसपास, दोआब का मतलब होता है आसपास, दोआब के क्षेत्रों में करों यानी टैक्सों में वृद्धि कर दी थी, और इस वृद्धि के कारण जनता में भुखमरी आ गई थी, और भुखमरी आने से जनता में अकाल पड़ गया था, जिससे भी इसका जो राज्य है वो विफल होता गया। इस राजा को रक्त पिपासु भी बोला जाता है, जनता का खून चूसने वाला राजा बोला जाता है इसे। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा राजा होता था जो योग्यता के आधार पर सेना में लोगों को भर्ती किया करता था। दोस्तों इसने दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी, जिसका मुखिया बनाया था इसने आमिर ए कोही को। और यह एक ऐसा राजा होता था जो हिंदुओं के त्यौहार को मनाया करता था, बड़ी खुशी से और धूमधाम से मनाया करता था। इसके समय में 1333 में मैक्रो बोल सकते हो या अफ्रीकी बोल सकते हो, यात्री आया था इब्न बतूता। दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि इब्न बतूता नामक अफ्रीकी यात्री किस राजा के शासनकाल में आया था, तो उसका आंसर रहेगा जोना खां के शासनकाल में आया था। और वो कब आया था, 1333 में आया था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री हुआ करता था, ऐसे भी आ सकता है, तो ये मैक्रो या अफ्रीकी यात्री हुआ करता था। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताब उल रहेला, ये पुस्तक का नाम रहेगा दोस्तों इब्न बतूता की। 1342 में इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन भेज दिया जाता है दोस्तों।
तो दोस्तों 1333 से लेके 1342 तक इब्न बतूता यहाँ दरबार में रहे और उसके बाद इनको चीन भेज दिया गया राजदूत बना के। इसके समय में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। दोस्तों ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा है। अभी हाल ही में जो फीमेल कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करवाई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई हुआ करते थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करवाई थी। और 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था, क्योंकि यहाँ का जो राजा होता था उसका नाम होता था कृष्णदेव राय नामक। और कृष्णदेव राय वही होता था दोस्तों जिसने बाबर को तोप चलाना सिखाया था। इसलिए दोस्तों कृष्णदेव राय नामक राजा इस विजयनगर साम्राज्य का शक्तिशाली राजा हुआ करता था, इसलिए सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था विजयनगर साम्राज्य को। बाबर ने अपनी बाबरनामा पुस्तक में कृष्णदेव राय राजा का वर्णन दिया है और उसमें सबसे शक्तिशाली राजा भी दर्शाया गया है इसे। बाबर ने तोप की प्रेरणा कृष्णदेव राय जी से ली थी। विजयनगर साम्राज्य की अगर राजधानी पूछे तो हम्पी होती थी, जो कर्नाटक में पड़ती है। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन, जिसे आप हसन गंगू भी बोल सकते हैं, उन्होंने करवाई थी। तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, इन दोनों के ईयर याद रखना और दोनों के संस्थापक याद रखना। यह पहला राजा होता था जिसने अजमेर की यात्रा की थी। यह शेख अलाउद्दीन का शिष्य हुआ करता था। तो दोस्तों इसके जोना खा के अगर गुरु का नाम पूछ ले तो शेख अलाउद्दीन होगा। इसने दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का मकबरा भी बनवा दिया था। 1351 में दोस्तों सिंध में थट्टा नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और इसका शासनकाल समाप्त हो जाता है दोस्तों। और इसकी मृत्यु पर बदायूनी ने क्या लिखा था? बदायूनी ने एक बात लिखी थी, आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है। दोस्तों ये नोट अक्सर पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में कि ऐसे आ जाता क्वेश्चन, आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है, यह बात किस राजा के द्वारा लिखी गई है, किस राजा के लिए लिखी गई है सॉरी। तो ये बात लिखी गई है दोस्तों जोना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के राजा के बारे में लिखी गई है। और लिखी किसने दोस्तों? बदायूनी ने लिखी है। क्योंकि दोस्तों प्रजा बहुत तंग हो चुकी थी इस राजा से, इसलिए जैसे ही ये मरा था उन्होंने ये बात लिख दी थी कि आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की कोई संतान नहीं हुआ करती थी। इसका एक चचेरा भाई होता था जिसका नाम होता था फिरोज शाह तुगलक। और ये फिरोज शाह तुगलक बड़ा फेमस और बड़ा प्रसिद्ध रहने वाला राजा होगा दोस्तों। तो 1351 में अगला राजा कौन बनता है? फिरोज शाह तुगलक, जो कि इसके चाचा का भाई हुआ करता था, क्योंकि इसकी खुद की संतान नहीं हुआ करती थी। और फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक शासन करेंगे। फिरोज शाह तुगलक के जो पिता का नाम होता था उसका नाम होता था रज्जब। ये क्वेश्चन HSSC पूछ लेती है हमेशा, कई बार देखने को मिल भी चुका है कि फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम क्या होता है? रज्जब। और रज्जब ने राजपूती रानी होती थी उससे शादी की थी। और फिरोज शाह तुगलक ऐसा मुसलमान था जिसकी माँ हिंदू होती थी और पिता मुसलमान हुआ करता था। इसने सबसे ज़्यादा अत्याचार हिंदुओं पर किया था, क्योंकि इसकी हिंदुओं से नहीं बना करती थी। यह एक मुस्लिम राजा हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माता और नगर निर्माता कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक करवाता है और सबसे ज़्यादा नगर भी इसी ने बसाए थे। इसने जजिया कर को बड़े स्तर पर लागू किया था। दोस्तों जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था, जो हमने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था। 712 ईस्वी में जो हमारा इसकी शुरुआत होती है मिडिवल इंडिया की, तब मोहम्मद बिन कासिम आता है और अपने साथ जजिया कर लेकर आता है। उसको बीच में बंद भी कर देता है।
दोस्तों बंद तो उसको मुगल वंश का शासक करेगा अकबर, लेकिन उससे पहले जब फिरोज शाह तुगलक आया था उसने इस कर को बड़े स्तर पर लागू कर दिया था। इसने बच्चों तक से भी यह कर लेना शुरू कर दिया था, औरतों से भी लेना शुरू कर दिया था। इसलिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाए कि जजिया कर को बड़े स्तर पर किसने लागू किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बड़े स्तर पर लागू किया था जजिया कर को। आगे चलकर इसे अकबर बंद कर देगा और फिर ये दोबारा लागू हो जाएगा और इसको फिर दोबारा मोहम्मद शाह रंगीला बंद कर देगा। अकबर जो होता है अनपढ़ राजा होता है, जो कि बिना फरमान जारी किए इसको ऐसे ही अनाउंसमेंट करके बंद कर देता है। लेकिन ये आगे चलकर एक मतलब दूसरा राजा आता है वो चालू कर देता है। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला एक पढ़ा लिखा राजा होता है, वो एक फरमान जारी कर देता है कि मैं रहूं या ना रहूं, मुगल रहे या ना रहे, लेकिन जजिया कर नहीं रहेगा। तब जजिया कर जो है पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये था जजिया कर। 300 से ज़्यादा नगर बसाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, इसलिए इसे नगर निर्माता भी कहा जाता है और इसे नहर निर्माता भी कहा जाता है। ये तो हम बात बता ही चुके दोस्तों आपको। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक स्पेशल पढ़ लेते हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन से तथ्य बनेंगे, कौन कौन से टॉपिक बनेंगे, कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से लेकर 1388 तक राजा रहते हैं। इन्होंने गद्दी कब हासिल की? 1351 में। इसके समय में गोहाना विद्रोह हुआ, यानी गोहाना में एक आक्रमण हुआ। इसने गोहाना में सभी ब्राह्मणों के हाथ कटवा दिए थे और मेवात में सबसे ज़्यादा जो मुसलमान लोग हैं इसी ने बनवाए थे। क्योंकि दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो है वो हिंदुओं पर अत्याचार किया करता था, इसलिए गोहाना में इसने विद्रोह शुरू किया था और उस विद्रोह में जितने भी ब्राह्मण होते थे उनके हाथ कटवा देता था। और मेवात में, जिसको मिनी पाकिस्तान बोला जाता है वर्तमान में भी, सबसे ज़्यादा मुसलमान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे। वहाँ पर उसने वो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया दोस्तों, वहाँ पर हिंदुओं को मार दिया करता था अगर वो धर्म ना चेंज करते थे। लेकिन जो इंसान धर्म चेंज करने के लिए हाँ कर देता था उसको छोड़ दिया करता था, इसलिए वहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो गई थी। इसने 4 प्रकार के कर लागू किए थे। जजिया कर बड़े स्तर पर, जकात कर इसने शुरू किया था, खराज कर और खुंज कर, ये चारों के चारों कर किसने शुरू किए थे दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने। यह पहला राजा था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर दोस्तों बड़े स्तर पर लागू किया था, जो औरतों से भी, बच्चों से भी लिया करता था, ब्राह्मणों से भी लिया करता था। दोस्तों इसने 300 प्लस शहर यानी 300 से ज़्यादा शहर बसाए थे, इसलिए इसे नगर निर्माता भी कहा जाता है। दोस्तों 2 शहर ऐसे हैं जो HSSC के फेवरेट हैं और वो HSSC के किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं आपको आगे, और पीछे भी पता नहीं कितनी बार पूछे जा चुके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में HSSC के। तो दोस्तों इसका फेवरेट क्वेश्चन क्या रहेगा HSSC का? 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद नामक शहर बसाया और 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार बसाया। तो दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन HSSC के, बहुत बार देखे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूरे 90% चांस रहेंगे HSSC CET के एग्ज़ाम में देखने को। तो दोस्तों 1351 में फतेह खां उसका पुत्र होता था, उस अपने पुत्र के नाम पर फतेहाबाद बसाया और 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार बसाया। फिरोज शाह तुगलक ने हरनी खेड़ा जो कि सिरसा में पड़ता है वो नगर भी बसाया और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर भी बसाया। तो दोस्तों इसने 300 प्लस शहर बसाए थे, इसलिए इसे नगर निर्माता भी कहा जाता है। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने अपने नाम पर फिरोज शाही कोटला जो कि दिल्ली में पड़ता था और इस शहर की जो स्थापना है वो भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। इसने सेना के पद को वंशानुगत कर दिया था। वंशानुगत मतलब पिता के बाद उसका बेटा उसकी जगह काम कर सकता था, इसको वंशानुगत पद बोलते हैं। तो दोस्तों इसने एक सिक्का चलाया था जिसका नाम होता था बिख नामक सिक्का चलाया था। अगर आपके किसी भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बिख नामक सिक्का कौन से वंश में चलाया गया, ये तुगलक वंश में चलाया गया और किस राजा ने चलाया? फिरोज शाह तुगलक राजा ने। दोस्तों एक जियाउद्दीन बरनी होता था जिसको उसने अपने
दरबार में पनाह दी थी, इसलिए एक जियाउद्दीन बरनी होता है, उसने उसका मतलब फिरोज शाह तुगलक ने इसको संरक्षण दिया था। और जियाउद्दीन बरनी की एक रचना होती थी दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसका नाम होता था तारिख ए फिरोज शाही। दोस्तों एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है 100%। उसमें क्वेश्चन में क्या देगा, तारिख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, उसमें पहला ही जो आंसर है, पहला ही ऑप्शन है आपको मिलेगा फिरोज शाह तुगलक। और हम भावनाओं में बहकर फिरोज शाही को देखकर फिरोज शाह तुगलक लगाएंगे, लेकिन दोस्तों इसका जो लेखक होगा वो जियाउद्दीन बरनी कहलाएगा। इसलिए जो फिरोज शाह तुगलक ने खुद की आत्मकथा पर खुद एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम होता था फतूहात ए फिरोज शाही। तो दोस्तों ये दोनों की दोनों पुस्तक याद रखना, इनको नोट कर लेना अच्छे से कि फतूहात ए फिरोज शाही नामक पुस्तक जो फिरोज शाह तुगलक के जीवन पर जो आत्मकथा लिखी हुई है वो खुद फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। और जो तारिख ए फिरोज शाही पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो जियाउद्दीन बरनी हैं। इसने गरीबों और विधवाओं के लिए दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। दोस्तों दिल्ली के आसपास 1200 बाग लगवाए थे और इन बागों का जो जिम्मा संभाला था उसने अपने दासों को सौंप दिया था, जो उसके दास हुआ करते थे इन बागों का जिम्मा संभाला करते थे। दोस्तों इसने सेना में 1,80,000 दास बनाए थे। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था और 30 कृत्रिम नहरों का निर्माण करवाया था। इसने दिल्ली के कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। दोस्तों कुतुब मीनार से 3 क्वेश्चन एज इट इज़ पॉइंट टू पॉइंट उठते हैं, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका था जब हमने कुतुबुद्दीन ऐबक वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसको पूर्ण रूप से उसका काम ख़त्म किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने, जो कि उसका दामाद हुआ करता था। और तीसरा क्या था कि कुतुब मीनार की मरम्मत या उसका पुनर्निर्माण या उसकी अंतिम जो मंजिल बनवाई थी वो किसने बनवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। दोस्तों एक अलाउद्दीन खिलजी के समय में, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रथा शुरू की थी सैनिकों का हुलिया दागने की, सैनिकों का हुलिया लिखने की और घोड़े दागने की। ये दोनों की दोनों प्रथा जो है इसने अपने शासनकाल में बंद कर दी थी। दोस्तों सम्राट अशोक के मेरठ और टोपरा अभिलेख को दिल्ली लेकर आ गया था। ये दोनों के दोनों अभिलेख सम्राट अशोक से संबंधित होते थे। एक तो होता था मेरठ अभिलेख, एक होता था टोपरा अभिलेख। इन दोनों को दिल्ली स्थापित किसने किया था, दिल्ली ट्रांसफ़र किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों इसने गुजरी महल का निर्माण करवाया था और गुजरी निर्माण जो है वो दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत होती थी। दोस्तों 1388 से 1414 तक कार्यकाल किसका रहता है, नसीरुद्दीन महमूद का। फिरोज शाह तुगलक के बाद अगला राजा कौन बनेगा दोस्तों, तो दोस्तों ये तो था फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में जौन से भी बड़े बड़े फैसले लिए थे, बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण करवाया था। और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे फिरोज शाह तुगलक से संबंधित, जिस पे से HSSC या किसी भी वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, वो सभी के सभी हमने फैक्ट पढ़ लिए। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित दोस्तों 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो उसने अपने बेटे फ़तेह खां के नाम से फतेहाबाद बसाया था, और दूसरा उसने हिसार बसाया था, और एक हरनी खेड़ा जो सिरसा में पड़ता है वो बसाया था। फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माता कहा जाता है, इसे नगर निर्माता भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये 2-4 क्वेश्चन जो है HSSC हमेशा रिपीट करती है, तो इन क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करना। तो दोस्तों 1351 से लेकर 1388 तक शासनकाल रहा फिरोज शाह तुगलक का। और उसके बाद अगला जो राजा बनता है, अगला शासक बनता है 1388 में नसीरुद्दीन महमूद, जो कि 1414 तक राजा रहते हैं तुगलक वंश के। और ये इस वंश के अंतिम राजा भी कहलाएंगे दोस्तों, क्योंकि 14 से 14 के बाद जो है वो तुगलक वंश समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सैयद वंश शुरू होएगा।
दोस्तों इसके समय में 1398 में तैमूरलंग भारत आया था, और तैमूरलंग दोस्तों एक लंगड़ा राजा हुआ करता था, इसलिए इसका नाम तैमूरलंग पड़ा था। तैमूरलंग सिरसा से फतेहाबाद होते हुए हिसार गया, और हिसार से वो दिल्ली पहुंचा, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये कम से कम लाखों हिंदुओं की मौत करके, उनको मार के, उनको मौत के घाट उतार के तब दिल्ली गया था दोस्तों। इसलिए कहा जाता है दोस्तों तैमूरलंग बड़ा ही खराब इंसान हुआ करता था, खराब राजा हुआ करता था, जो इतने हिंदुओं को मार के गया था। दोस्तों जो हमारे अभी हाल ही में जो एक्ट्रेस सॉरी, जिसका नाम है क्या नाम है इसका दोस्तों, सैफ अली खान, उसने अभी हाल ही में जब उसके बेटे का नाम तैमूर लंग रखा था, तब मीडिया में इस बात को लेके ऑब्जेक्शन भी उठा था कि तैमूर लंग इसका नाम नहीं रखना, क्योंकि तैमूर लंग ऐसा राजा था दोस्तों जिसने लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। तो दोस्तों इस बात पे ऑब्जेक्शन उठा था। तैमूरलंग एक लंगड़ा शासक होता था, इसलिए इसे तैमूरलंग कहा जाता था। तैमूरलंग अपने जीते हुए क्षेत्र खिरजा खां को सौंप जाता है। दोस्तों खिरजा खां जो होता है वो तैमूरलंग के जाने के बाद यहाँ राज करता है, और यहाँ से जनता से पैसे इकट्ठे करके वो तैमूरलंग तक पहुँचाता था। इसलिए जो तैमूरलंग है वो सारे के सारे जीते हुए क्षेत्र खिरजा खां को दे जाता है, और खिरजा खां जो है शहीद वंश का संस्थापक कहलाएगा। इसने राजा बनते ही शहीद वंश की स्थापना कर दी थी, जो कि तुगलकाबाद से अगला वंश आएगा। दोस्तों तुगलकाबाद हमारा जो तुगलक वंश होता था वो समाप्त हो गया। दोस्तों इस वीडियो में हमने वो सभी टॉपिक पढ़ लिए जो तुगलक वंश से संबंधित होते थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शहीद वंश को कंप्लीट डिस्कस करेंगे डिटेल से। जैसे अब तक हम गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये तीनों वंश डिटेल से अटैम्प्ट कर चुके हैं, ऐसे ही आगे जितने भी वंश हमारे पेंडिंग हैं जो बचे हुए हैं उन सभी को डिटेल से जिक्र करेंगे। दोस्तों मैंने इस वीडियो में या इस PDF फाइल में वो सभी क्वेश्चन भी डाले हैं जो HSSC या किसी भी वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं या आने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने वो पॉइंट टू पॉइंट सभी क्वेश्चन डाले हैं जो रिपीट होते हैं हर बार, जिससे आपका टाइम बचेगा और आप स्मार्ट वर्क कर सकोगे, जिससे आपको पता लगेगा कि मेरे को पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। इसलिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो डली हुई हैं इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल मिल जाएगी, जिससे आपको नोट्स की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।